नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तारीख है आज आपकी 6 मई 2022 की। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर 2022 के पेपर चल रहे हैं, तो उसके अंतर्गत हमने हिंदी का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देखा था। यदि नहीं देखा हो, साइड में बटन पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा और कंप्लीट प्लेलिस्ट यानी कि सभी सब्जेक्ट के जो पेपर के सॉल्यूशन है अलग से डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक भी मिल जाएगी। आज हम चतुर्थ सेमेस्टर 2022 का सप्तम प्रश्न पत्र यानी कि अंग्रेजी का पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला प्रश्न कि मोटिवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ, तो अराउजिंग वंस इंटरेस्ट होता है, मेंटेनिंग वंस इंटरेस्ट भी होता है और कंट्रोलिंग वंस इंटरेस्ट भी होता है। तो ऑल ऑफ द अबव आपका सही होगा। जिनको यहाँ पर लग रहा है केवल अराउजिंग होता है, उनके लिए मैं क्वेश्चन दिखा भी देता हूँ। यही क्वेश्चन आपका देखिए, मोटिवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ, ये आपकी जो है टीजीटी पीजीटी की बुक है, सेम वही क्वेश्चन है। कंट्रोलिंग, अराउजिंग, मेंटेनिंग, ऑल ऑफ द अबव। प्रश्न नंबर 6 है और इसका आंसर, इसके आंसर की मैं आपको दिखा भी देता हूँ। प्रश्न नंबर 6 जो है इसका आंसर टी दिया गया है, यानी कि सभी दिया गया है। उपर्युक्त सभी आपका आंसर यहाँ पर जो है वो सही होगा। प्रश्न नंबर ये 6 नंबर पर किताब में दिया हुआ है, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर भी आंसर ऑल ऑफ द अबव ही सही होगा। दूसरा प्रश्न है बाइलिंगुअल मेथड इज लेस डैश देन डायरेक्ट मेथड। ये तो मैंने आपको बताया कि जो बाइलिंगुअल मेथड होता है वो कम कॉस्टली होता है, कम उसमें खर्चा होता है, किसके कंपैरिजन में? डायरेक्ट मेथड के। और ये भी क्वेश्चन आपका इसी टीजीटी पीजीटी वाली बुक में दे रखा था, इसी क्वेश्चन नंबर 13 में। ये क्वेश्चन था आपका 6ठा नंबर जो हमने अभी देखा। 13 में सेम यही क्वेश्चन दे रखा था, होपफुल, प्रैक्टिकल, कॉस्टली या डायरेक्ट। तो यहाँ पर आंसर देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन का जो है वो आपको सी ऑप्शन दे रखा है, यानी कि कॉस्टली आपका जो है वो दे रखा है। कॉस्टली यहाँ पर सही होगा कि बाइलिंगुअल मेथड इज लेस कॉस्टली देन डायरेक्ट मेथड। तो यहाँ पर भी आपका आंसर कॉस्टली ही जो है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि द कैट फेल डाउन डैश द फेल। तो जो मैंने प्रपोजिशन पढ़ाया था तब आपको बताया था कि इन का मतलब भी अंदर होता है और इनटू का मतलब भी अंदर होता है। पर किसी चीज के अंदर धसे हुए की जब बात हो, जैसे कुएं के अंदर जब हम जाने की बात करते हैं तब हम वर्ड इनटू लगाते हैं। तो कैट भी जो है वो गिर गई है वेल में, तो इसलिए भी हम यहाँ पर इनटू लगाएंगे, इन जो है वो नहीं लगाएंगे। तो थर्ड वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न आपका चौथा बहुविकल्पी कि नाइदर यू डैश योर ब्रदर केम। नाइदर के साथ आपको हजारों बार मैंने बताया नाइदर के साथ नॉर आता है, बट और विद नॉर ऑप्शन में दे रखा है, नाइदर नॉर होता है। ऐसे ही आपका आइदर और होता है। अगर यहाँ पर आइदर लिखा होता EIDHER तो और आता है, नाइदर के साथ नॉर, आइदर के साथ और। तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं था, फोर्थ वाला ही ऑप्शन सही होगा। लास्ट बहुविकल्पी था ही इज अफ्रेड डैश मैड डॉग्स। तो ये जो है आपका ऑफ जो है वो सही होगा, ही इज अफ्रेड ऑफ मैड डॉग्स। थर्ड वाला आपका जो है वो सही होगा। टोटल 5 बहुविकल्पी में कितने सही रहे कमेंट में अवश्य बताइएगा। बढ़ते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था, कंबाइंड करना था आपको, कंपाउंड सेंटेंस बनाना था। ही इज इंटेलिजेंट, ही इज नॉट हार्ड वर्किंग। मैंने आपको बताया तो पूरी ग्रामर ही आती है। देखिए वही कॉम्प्लेक्स, ये कंपाउंड, ये पास्ट परफेक्ट, ये सिंपल, इसीलिए सब टेंस वगैरह जो हमने कल मैराथन आपको कराई थी रात में, सभी चीजें आपको बताई थी। तो देखिए कैसे बनेगा। तो कंपाउंड सेंटेंस में आपके दोनों सेंटेंस होते हैं, उनको आप जोड़ते हैं किसी भी कंजंक्शन के माध्यम से। तो ही इज इंटेलिजेंट को आप ऐसे रहने दीजिए, ही। और आपको ये भी ध्यान देना है कि आपका अर्थ जो है वो ना बदले। ही इज इंटेलिजेंट कि वो जो है वो बुद्धिमान है। पर ये भी कह रहा है कि ही इज नॉट हार्ड वर्किंग, यानी कि वो ज्यादा मेहनत नहीं करता है, तो उसको आप कह सकते हैं बट ही इज नॉट हार्ड वर्किंग है। तो इसको आप ऐसे रख दीजिए, ही इज नॉट हार्ड वर्किंग। अच्छा, इंग्लिश में क्या होता है, एक ही सेंटेंस को बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं। अगर आपने कोई और तरीके से बनाया है तो कमेंट में आप बता सकते हैं। देखिए, और एक यही सेंटेंस आता है जहां पर ये नॉट वर्ड नहीं लगा होता है, तब हम इसे बट ओनली, नॉट ओनली बट ऑल्सो से भी बना सकते हैं। क्योंकि उसका मतलब क्या हो जाता है कि वो जो है वो इंटेलिजेंट है यानी बुद्धिमान है और साथ में वो हार्ड वर्किंग भी है। तो तब दोनों चीज जब उसमें है तब हम उसको कह देते हैं कि ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग। तब आपका नॉट ओनली बट ऑल्सो से बन सकता है, पर यहां पर वर्ड नॉट लग दिया है तो आप बट के माध्यम से इसे बना सकते हैं। दूसरा, सातवां प्रश्न देखते हैं कि कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई मेट अ बेगर, ही वॉज ब्लाइंड।
कॉम्प्लेक्स में हमने आपको बताया था कि एक सेंटेंस दूसरे पर जो है वो डिपेंडेंट होता है, तो इस प्रकार से आप इसमें जोड़ेंगे कि आपका ये दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस ना बने। तो आप बना सकते हैं इसको, आई मेट अ बेगर, मैं एक भिखारी से जो है वो मिला जो अंधा था। यही तो हम कहेंगे, जो जब लग जाता है ना तब वो फिर आपके आश्रित वाक्य हो जाते हैं। ये चीज मैंने आपको बताई थी, आई मेटा बेगर हु आपका लग जाएगा हु वॉज ब्लाइंड, बस ये आपका सेंटेंस जो है वो बन जाएगा। अगला 8वां प्रश्न, कि चेंज द फॉलोइंग इनटू सिंपल पास्ट में आपको बदलना था। आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर, तो आपका सिंपल पास्ट टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट आपका यहाँ पर आई है, तो ऐसे ही रहेगा। फिर उसके बाद आपका सिंपल पास्ट टेंस में, इंडेफिनिट टेंस में आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और यहाँ पर रीड दे रखा है तो उसकी सेकंड फॉर्म आपकी रीड ही होती है, तो रीड आपका ऐसे ही रहेगा। और ए न्यूज़पेपर है आपका, वो भी आपका ऐसे ही जो है वो रहेगा, तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो यही आपका सेंटेंस जो है वो बन जाएगा। इसको रब करते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको जो है वो बदलना है। वीडियो सभी लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा ताकि और लोगों तक भी वीडियो पहुंच सके। तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको मैंने बताया था कि जो आपका हैज है उसके साथ बीन लगता है और साथ में आईएनजी फॉर्म भी लगती है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट आपका वी है, उसके बाद हैज हैव लगता है तो वी के साथ आपका हैव आता है, तो आपका हैव ही रहेगा। और उसके अलावा आपका हैव के साथ साथ जो यहाँ पर बाई आया है जिसको इन्होंने बाउट लिखा है, ये थर्ड फॉर्म नहीं होती है, आपकी नॉर्मल फॉर्म यूज होती है बाई, और बाई में आपका आईएनजी फॉर्म भी लगता है, तो ये बाइंग हो जाएगा, BUYING, ये हो जाएगा। पर मैंने ये भी कहा कि बीन भी लगता है, तो बाइंग से पहले आपका बीन लग जाएगा, हैव के साथ लगता है ना, तो हैव बीन और फिर हम बाइंग लिख देते हैं, तो BUYING, तो वी हैव बीन बाइंग और अब आगे द बुक्स। इस प्रकार से आपका जो है ये सेंटेंस जो है वो बन जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए कि सब्जेक्ट जो है उसके साथ हैज हैव और बीन आता है आपका, और इसी में ही सिंस या फॉर भी आता है, पर सिंस फॉर से तो बनने वाला नहीं है क्योंकि टाइमिंग की कोई बात की नहीं गई है, तो वी हैव आ जाएगा और उसके बाद बीन, फिर आपका बाइंग, क्योंकि मैंने बताया यहाँ पर जो आपकी आईएनजी फॉर्म है वो आ जाती है, तो बाई के साथ आईएनजी लग जाएगा, द बुक्स। अगला आपका है राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट, लव हैज ruined हिज लाइफ, तो यहाँ पर आपको क्या करना था, ruin जो है इसका आपको बताना था कौन सा जो है फॉर्म आएगा, लिखा है ना राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न में क्या लिखा है, लव के साथ हैज आया है, और हैज के साथ मैंने आपको बताया है कि जो परफेक्ट टेंस आपका चलता है उसमें हैज हैव आता है और उसमें थर्ड फॉर्म लगती है, तो ruin की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, तो आपकी र्यून ही रहती है। सेकंड क्या होती है, तो र्यूनिंग होती है, RUINING, और जो थर्ड फॉर्म यूज होती है वो होती है र्यून्ड, RUINED, और थर्ड फॉर्म ही आपकी जो है वो हैज हैव के साथ यूज होती है, तो आंसर यहाँ पर र्यून्ड जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि यही आपसे पूछा गया था कि करेक्ट फॉर्म जो है वो बताइए। 11वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, डज ही राइट एन ऐसे, तो राइट जो है इसकी फॉर्म करेक्ट बतानी थी आपको। यहां पर लिखा हुआ है डज, डू डज किस में आता है, इंडेफिनिट टेंस में आता है, और इंडेफिनिट टेंस के साथ कौन सी आपकी फॉर्म लगती है, तो ये आपका जो सेंटेंस है डज ही राइट एन ऐसे, ये आपका इंडेफिनिट है टेंस, और इंडेफिनिट में भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि आपका डज से स्टार्ट हो रहा है, और जब डू या डज से स्टार्ट होता है तो इसके बाद आपका आता है सब्जेक्ट जो कि ही आ रहा है यहाँ पर, और उसके बाद आता है आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखी हुई है, यानी यहाँ पर राइट का राइट ही जो है वो रहेगा, इसमें कोई बदलाव जो है वो नहीं होगा। अगर ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव ना होता यानी कि प्रश्नवाचक वाला ना होता, अगर ये आपका नॉर्मल अफर्मेटिव सेंटेंस होता तो यहाँ पर एस या ईएस लगता है, तब ये राइट्स हो जाता, पर यहाँ पर ऐसा तो है नहीं, ये तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब क्या से स्टार्ट होते हैं सेंटेंस, तब क्या को अंग्रेजी में हम वट नहीं लिखते हैं, उसके लिए हम ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं डू या डस, तो उसी के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर राइट ही होना चाहिए। अगला देखते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, रवि नॉक्ड ऑन द डोर। अब आपको इसको करेक्ट करना है, तो यहाँ पर जो ऑन दे रखा है इसकी जगह एट हो जाएगा, प्रपोजिशन में मैंने आपको बताया था रवि नॉक्ड, KNOCKED, और ऑन की जगह आपका एट हो जाएगा, एट द डोर जो है आपका सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था, मैथमेटिक्स इज ए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो इसको आपको बताना था क्या जो है वो सही होगा। तो मैथमेटिक्स आपका जो है वो ऐसे ही रहेगा, और इज ए दे रखा है तो इज ए की जगह जो है वो एन हो जाएगा, बाकी आपका वही रहेगा इंटरेस्टिंग और आगे आपका सब्जेक्ट, बस केवल एन बदल जाएगा इस ए की जगह, बाकी आपका वही रहेगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 13, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कंजंक्शन आपको बतानी है कि ही इज सो पुअर डैश ही कैन नॉट बाय बुक्स, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका दैट आ जाएगा। सेम यही क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है, ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाय बुक्स। अगला पूछा गया था, आई वॉज स्लीपिंग डैश ही केम हेयर, तो सेंटेंस का अर्थ भी निकालेंगे तब भी आप इसको निकाल सकते हैं। आई वॉज स्लीपिंग, वॉज आपका जो पास्ट होता है उसके लिए यूज होता है, तो कि मैं सो रहा था, डैश ही केम हेयर, तो तभी वो जो है वो, या जब वो आया, तो आप क्या कहेंगे, व्हेन ही केम हेयर, तो यहाँ पर आपका व्हेन जो है वो सही हो जाएगा, व्हेन ही केम जो है वो हेयर। 14 प्रश्न, राइट अ लेटर टू योर एल्डर ब्रदर टेलिंग हिम अबाउट योर विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस, तो मैंने आपको कराया था, आपको लेटर भी कराया था मैंने, और आपको मैंने एप्लीकेशन का भी जो है वो फॉर्मेट बता दिया। तो मैंने कहा था कि आपसे एक ना एक पूछ लिया जाता है, तो आप अवश्य जो है इसको लिख ले गए होंगे। 15 प्रश्न था कि अ पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज नो गॉड, तो कल हमने जो मैराथन कराई थी उसमें एक क्वेश्चन कराया भी था, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज नो गॉड, ये वाला देखेंगे। 19 घंटे पहले की मैराथन है आपकी, और इसी में ही कराया था हमने, जो कुछ कराए थे उसमें सबसे पहले ही था, अ पर्सन हु बिलीव्स डज नॉट बिलीव इन गॉड, इसमें आपने हिंदी भी देखिए लिखी थी नास्तिक, और क्लियर तरीके से आपको बताया था एथियस्ट इसको कहते हैं, ATHEIST। बाकी देखिए किसी में हिंदी नहीं भी लिखी है, पर ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने अलग से बताया था, तो किसी का गलत नहीं हुआ होगा, तो एथियस्ट आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। दूसरा पूछा गया था, दैट कैन बी जो है वो बिलीव्ड, तो इसको बिलीवेबल भी कह सकते हैं, पर एक्चुअल जो इसका वर्ड होता है वो क्रेडिबल होता है, तो आपका यहाँ पर क्रेडिबल की स्पेलिंग CREDIBLE जो है वो हो जाएगी। मैंने आपको बताया था कि समानार्थी बहुत से होते हैं, पर जो पेपर चेक करने वाला होता है ना, वो पेपर पर आंसर लिखे रहता है, तो वो वही देखता है जो एक्चुअल में जो है उसने लिखा हुआ है, तो और उसी को टिक कर लेता है। अब जरूरी थोड़ी नहीं जो आपने लिखा है वो उस एग्जामिनर को भी आता हो, तभी मैंने आपसे कहा था कि एग्जैक्ट वर्ड जो है वो याद रखिएगा। 16 नंबर प्रश्न आपका, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स, डोंट बीट डैश द बुश, तो ये आपका एक प्रकार का फ्रेज के तौर पर या आइडियम फ्रेजेस के तौर पर आप इसे रख सकते हैं। इसका मतलब होता है कि आप घुमा फिरा कर बात ना करिए, एग्जैक्ट बात करिए। तो पूरा सेंटेंस होता है डोंट बीट अबाउट द बस आपका, और एक होता है अराउंड द बस। पर इस चीज को समझिए, जब अबाउट के साथ आता है तो उसके आगे टू आपको लगा देखने को मिलता है, तो टू बीट अबाउट द बस होता है, पर आपका डोंट बीट के साथ आपका अराउंड आता है। मैं आपको एक सेंटेंस एक पॉइंट के तौर पर दिखाता भी हूँ, ये देखिए, डोंट बीट अराउंड द बस आपका आता है, जिसका मतलब होता है गेट टू द पॉइंट, जो चीज आपको कहनी है पॉइंट टू पॉइंट कहिए, घुमा फिरा करना चाहिए। तो डोंट बीट अराउंड आपका जो है यहाँ पर आना चाहिए, तो यहाँ पर आंसर आपका अराउंड जो है वो सही होगा। अगला है, वी शुड पे अटेंशन डैश द एडवाइस ऑफ द टीचर, तो यहां पर आपका टू होगा, वी शुड पे अटेंशन टू द एडवाइस ऑफ द टीचर जो है वो सही होगा। 17 नंबर प्रश्न था, राइट एम्स ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच, पूरा मैंने आपको स्ट्रक्चरल अप्रोच बताया भी था। लास्ट सबसे था कंपोजिशन, और यहाँ पर मॉर्निंग वॉक के बारे में 50 शब्द पूछे गए थे। मैंने आपको कोविड-19 के बारे में आपको बताया था, कहा था कैसे कैसे लिख सकते हैं, मैंने आपको पूरा फॉर्मेट भी बताया था, क्योंकि मैंने आपसे कहा था एक न एक आपसे पूछा जरूर जाएगा कंपोजिशन, हिंदी में भी पूछा गया था, तो जाहिर सी बात है इंग्लिश में पूछा जाएगा, तो आपने अवश्य कर लिया होगा। तो ये था हमारा ओवरऑल पेपर सॉल्यूशन। कैसा क्या आपका ओवरऑल पेपर रहा, 11 में से कितने प्रश्न आपके सही रहे, अपना कमेंट में स्कोर अवश्य बताइएगा। 11 क्यों सभी बताइएगा लास्ट तक, टोटल 18 प्रश्नों में से। तो आज छोड़ में इतना ही रखते हैं, वीडियो पसंद आया लाइक कीजिएगा और लोग साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।